तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसका की नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो जानते होंगे ना, एकदम सीधा लाइन। सीधा लाइन में मोशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रोड पे गाड़ी चल रहा है तो क्या है, वो सीधा लाइन है। ठीक है। रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चल रहा है, क्या है, सीधा लाइन है। तो उसी तरह का मोशन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इसका थोड़ा बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोशन का फिजिक्स के जिस ब्रांच में मोशन का हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में, ठीक ना। तो मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मैकेनिक्स बोलेंगे। मैकेनिक्स तीन टाइप में बांटा जा सकता है। पहला स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कहने का मतलब क्या, रुका हुआ। तो मोशन में हम लोग मोशन को डिवाइड कर रहे हैं तो रुक कैसे सकता है, ठीक है। तो देखिए मोशन कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट रुका रहे तो ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट चलेगा, कभी मूव करेगा नहीं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक्स। ऐसा नहीं है कि कोई चीज रखा हुआ है उस पर फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, उसको उसका स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। स्टडी उसका करेंगे कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से, देखिए दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक साइड का फोर्स अगर कम कर देंगे, दूसरे साइड का ज्यादा कर देंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ठीक है। या केवल एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं बच्चों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का तीन टाइप होता है। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनामेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। तो काइनामेटिक्स में भी हम लोग मोशन पढ़ते हैं कि काइनामेटिक्स में भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और डायनेमिक्स में भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो काइनामेटिक्स में ऑब्जेक्ट के मूव करने का एग्जैक्ट रीजन हम लोग को मालूम नहीं होता है, और डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट के मूव करने का एग्जैक्ट रीजन हमको मालूम होता है बच्चों। उसके बाद जैसे हम समझ लेते हैं पोजीशन, किसी चीज का पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए टावर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टावर है। तो अगर एक आदमी यहाँ है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ये क्या है, टी है। तो टी का पोजीशन अगर पूछा जाए, ए से पूछे हम कि ये टी कहाँ है, तो ए क्या बोलेगा कि हमारे ईस्ट डायरेक्शन में सपोज 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। हमारे ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम दो चीज का यूज कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो 2 मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में जाना है। आप लोग को भी अगर कोई पूछेगा आप ही लोग से कि तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, और वो आदमी नहीं देखा है आपका घर, लेकिन आपका लोकेलिटी को जानता है, आप उसको यही बताइएगा ना कि हाँ यहाँ से वहां जाओ, वहां से राइट ले लेना, ठीक है। राइट लेने के बाद 100 स्टेप चलोगे, या 5 घर के बाद छठा घर मेरा है, या 200 स्टेप चलोगे वहां पे एक ब्लैक कलर का गेट दिखेगा। इस तरह से हर लोग बताते हैं ना। तो वही चीज है, 2 मीटर मेरे घर से 2 मीटर है, तो 2 मीटर है तो किधर 2 मीटर है, इधर है, इधर है, आगे है, पीछे है। 2 मीटर है तो किधर 2 मीटर है। तो हमको दो चीज चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, जिसको कि हम लोग सेट ऑफ एक्सेस बोलते हैं, ठीक ना। और इसको जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए बी से पूछा जाएगा तो बी क्या बोलेगा कि हमसे वेस्ट डायरेक्शन में है। मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो जानते हैं ना, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। तो बी क्या बोलेगा कि मेरे से वेस्ट डायरेक्शन में है, कितना दूरी पर है, तो सपोज 6 मीटर की दूरी पर है वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी दो चीज हमको चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा डायरेक्शन चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दो सेट चाहिए, मतलब दो
चीज होना चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन बच्चों, कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पे है, कि वाई डायरेक्शन में है, कि जेड डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो दूसरा चीज हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे हम लोग? तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे डाल्टनगंज से रांची का डिस्टेंस जो है 165 किलोमीटर है। सपोज मान लीजिए मेरे घर से, यहाँ मेरा घर है, ठीक है, तो यहाँ से रांची का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 165 किलोमीटर, ठीक है। तो हम मान लीजिए इधर चले गए। अब कोई भी शहर एक पॉइंट टाइप का तो होगा नहीं। जैसे डाल्टनगंज से रांची का डिस्टेंस है 165 किलोमीटर। डाल्टनगंज में हम अपने घर से मान लेते हैं कि 165 किलोमीटर है। तो छमुहान मान लीजिए यहाँ से यहाँ है, यहाँ बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड से 165 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ हवाई अड्डा यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो हमारे घर से रांची का डिस्टेंस और हवाई अड्डा से रांची का डिस्टेंस, हवाई अड्डा भी डाल्टनगंज में है, बस स्टैंड भी डाल्टनगंज में है, यहाँ मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन भी डाल्टनगंज में है। तो हर पॉइंट से क्या 165 किलोमीटर होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए कि हाँ, इस पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, जिसे हम अपना घर को फिक्स कर दिए कि मेरे घर से 165 किलोमीटर है, मतलब 165 किलोमीटर चलेंगे तो हम रांची पहुंच जाएंगे, समझे ना। तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद देखते हैं बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ से रांची का डिस्टेंस है 165 किलोमीटर, तो 165 किलोमीटर हम कहाँ से जाएंगे? बाइक से जाएंगे, बस से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, तो 165 किलोमीटर। अब देखिए फोर व्हीलर का लेंथ कितना होगा, बाइक का लेंथ कितना होगा? मैक्सिमम 10 मीटर, 15 मीटर, उससे बड़ा तो नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। तो अगर 10 मीटर होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 165 इंटू 1000, देखिए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,65,000 मीटर। तो 1,65,000 मीटर के सामने 10 मीटर कैसा दिखेगा? एक पॉइंट जैसा दिखेगा कि नहीं? एकदम छोटा, एकदम छोटे गोके दिखेगा ना, एकदम छोटा, बिल्कुल छोटा दिखेगा, ठीक है। 1,65,000 मीटर के सामने 10 मीटर कितना दिखेगा बच्चों? एकदम छोटा सा दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुत्ती गोके, ठीक है, एकदम बित्ती गोके दिखेगा, एकदम छोटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर बहुत कम हो, क्या हो? बहुत कम हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट कहने का मतलब क्या? डायमेंशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका डायमेंशन जो होगा बच्चों, उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस से अगर बहुत कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि क्या है? पॉइंट है जिसमें ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, कुछ हो भी नहीं करता है, समझे। तो उसी तरह बस, तो मान लीजिए कि अगर यहां से हम चले, मान लीजिए कि हम यहां से चले, अब यहाँ आके खड़ा हो गया, तब हम खुद को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां से अगर हम पैदल चलते चलते 20 किलोमीटर चल दिए, तो यहां से मान लीजिए 20 किलोमीटर चल दिए, तो हम क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे बच्चों, समझे। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि मोशन जो है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। 1 डायमेंशनल मोशन, जो ये है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड पे कोई मक्खी बैठ गया या मच्छर बैठ गया, मच्छर बैठ के बोर्ड पर घूमने लगे, तो फिक्स उसका कोई रास्ता होगा? जाने मन होने जाएगा ना वो। तो देखिए, जाने मन होने जाएगा तो एक्स एक्सिस में भी उसका लेंथ बढ़ेगा घटेगा, वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा घटेगा, वो तो किधर भी जा सकता है। तो मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशन हो गया। और 3 डायमेंशनल मोशन जो है बच्चों, आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। बस यहाँ पे जान लीजिए कि 3 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि गैस के मोलिक्यूल्स
कोई भी चीज हवा में जब उड़ता है, ठीक है, तो गैस, हवा में मेनली गैस मॉलिक्यूल्स ही पढ़ना है, समझे। तो अगर कोई चीज हवा में उड़ रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे बच्चों। जैसे कि हवा में पंछी उड़ रहा है, या हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, या हवा में हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा बच्चों। मतलब उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। समझ में आया। चलिए, तो अब हम लोग इसका मेन पॉइंट पर आते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक ना। मतलब एक ही लाइन में मोशन करेगा। जैसे रोड का है, रोड को एक लाइन हम मान लिए, तो उसी लाइन में मोशन करेगा ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि रोड से उतर के खेत की यारी में चलावे लगेगा कोई गाड़ी, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेस्ट। माने कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक पे बैठ के कहीं जा रहे हैं, आपके साथ एक और आदमी है, तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। गाड़ी पर तो बैठे हुए हैं ना, तो मूव तो गाड़ी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों जो बाइक पे, आप लोग दोनों जो अगर बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन हमारे लिए क्या है, मोशन में है दोनों लोग। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। चलिए देखते हैं पहले डिफिनीशन इसका। तो रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज said to be at rest if its position do not change with time, do not change with time and frame of reference, frame of reference। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो देखिए हमेशा बढ़ ही रहा है, टाइम तो पीछे जा नहीं सकता है, टाइम को हम रोक भी नहीं सकते हैं, टाइम तो बढ़ ही रहा है ना हमेशा। आपको खूब उछलिएगा तो घड़ी को रोकिएगा, टाइम को रोक पाइएगा, कभी नहीं रोक पाइएगा। टाइम को पीछे ले जा सकते हैं, घड़ी को पीछे ले जा सकते हैं, टाइम को कभी पीछे नहीं ले जा सकते हैं। तो टाइम जब आगे बढ़ रहा है तो टाइम के हिसाब से हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आ गया अब, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से भी मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेस्ट, अब अगर चेंज होगा हमारा पोजीशन टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में है। तो ठीक है, तो रेस्ट मोशन, मोशन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position change with time and frame of reference, ठीक है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, चल रहा है ऑब्जेक्ट। समझ में आया। और दूसरा चीज कि रेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। कैसे रिलेटिव टर्म है, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। कहाँ बैठे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कटोरा लेके नहीं, ऐसे ही कैजुअली गाड़ी का इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक ना।
तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर बैठे हुए हैं तो आपके बगल में एक दुकान है, वो आपके लिए रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन पार कर गया स्पीड में, तो वही दुकान आपके लिए मोशन में रहेगा बच्चों। तो एक ही ऑब्जेक्ट जो है एक ही टाइम पर एक के लिए मोशन में है, दूसरे के लिए रेस्ट में है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस मतलब दूरी। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दोनों को एक साथ समझते हैं, ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हैं, हमको मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में चले, ठीक है? फिर कहाँ चले गए? साउथ में, फिर चले गए वेस्ट में, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ चले 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर कहाँ चले 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और फिर टुवर्ड्स वेस्ट कितना चले बच्चों? यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर चले, ठीक है? तो डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, तो इसका अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस इक्वल टू 5 + 8 + 5 इक्वल टू 18 किलोमीटर हम चल दिए पैदल, ठीक ना? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पे रुके हैं वो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ये होगा। हाँ, और इसका वैल्यू कितना है? यहां से यहां जो है इसके पैरेलल ही तो ये होगा ना, क्योंकि जितना ईस्ट डायरेक्शन में चला है उतना ही वेस्ट डायरेक्शन में चला है, दोनों डायरेक्शन में बस 5-5 किलोमीटर चला है। तो साउथ डायरेक्शन में अगर 8 किलोमीटर चला है तो नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर जाएगा तो अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक ना? तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 8 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, अब इसी रास्ता से गए, तो यहां डिस्टेंस इक्वल टू, मान लीजिए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो यहां से वहां का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसी किसी केस में डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, इक्वल टू डिस्टेंस, नहीं तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये दोनों में बड़ा अगर होगा तो डिस्टेंस ही बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर भी हो सकता है, समझे? तो मान लीजिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएगा। देखिए यहां से हम चलना शुरू किए पॉइंट ए से, तो पॉइंट बी पे पहुंचे, तो कितना ट्रेवल किए? 3 किलोमीटर। फिर बी से सी पे गए 4 किलोमीटर। तो
डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर। उसी तरह इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना दोनों के बीच में। सबसे शॉर्टकट में अगर हम जाना चाहें ए से सी तो यही रास्ता मिलेगा हमको। तो यही रास्ता अगर मिलेगा तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो AC मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब AC। तो AC इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25 यानी 5 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां डिस्टेंस जो होता है बच्चों इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस देखिए फिक्स नहीं ना है डायरेक्शन इसका, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कन्हू ना चल जा रहा है, इसका जिधर मन कर रहा है उधर चल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे ए से सी पे हमको जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, तो इसमें डायरेक्शन होगा हमारा कि हाँ यहां से इस तरफ चलेंगे वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर दोनों का हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो m तो रहेगा नहीं, L T, m और T नहीं रहेगा, तो जो नहीं रहेगा उसके कपार पर 0 लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, डायमेंशन में बताए होंगे याद होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है ना एक तरह का, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है एक तरह का लेंथ ही है, तो इसमें भी m नहीं रहेगा, L रहेगा केवल L1 तो T 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, दोनों का यूनिट भी सेम होगा। क्या होगा यूनिट मीटर। SI यूनिट क्या होगा बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, SI यूनिट क्या होगा बच्चों मीटर। लिखना होगा, वीडियो को रोक रोक के नोट करते चलिएगा। और डिस्टेंस को अगर हम देखें बच्चों, डिस्टेंस को अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव कब होगा, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको घुमा के हम जहां चला था वहीं पहुंचा दिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से चले थे हम वहीं पहुंच गए। यहां देखिए यहां आए, ठीक है यहां आए 2 चक्कर लगा के हम वापस अपने पोजीशन में खड़ा हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, जहां थे वहीं आ गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और निगेटिव कब होगा, तो देखिए इधर से इधर का अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो यहां से यहां गए पॉजिटिव माने हैं, फिर इधर आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंडेंट होता है, मतलब जिस रास्ता से हम जा रहे हैं उसी रास्ता पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्चुअल पाथ। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिपेंड्स अपॉन, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी, ठीक ना। मतलब कभी कभी कर सकता है लेकिन अधिकतर टाइम एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्चुअल पाथ पे डिपेंड कब करेगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जब इक्वल होगा तो एक्चुअल पाथ पे दोनों डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड TRAJECTORY, ट्रेजेक्टरी। मतलब कोई भी मोशन में बॉडी के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, घूम के मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, वहां बी पे, ए पे था, घूम के बी पे पहुंच गया, ठीक ना। तो इसमें अगर दूरी पूछा जाए तो दूरी की मतलब डिस्टेंस पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी पाई आर, पूरा सर्कल रहता तो 2 पाई आर हो जाता, घूम के यहीं आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में ए से बी पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, AO प्लस OB यानी R प्लस R यानी 2R। समझ में आया कि अगर किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ कम हो तो मतलब कि वो प्रारंभिक बिंदु की ओर गतिशील है। टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो मतलब वो अपना इनिशियल पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, समझे बच्चों।